of all. Or now we are going to start our November 2024 first batch, right? मेरा नाम ताहिर सरताज है. I'm a fellow member of ACCA, fellow member of ICAP, and I've also done SEMA. मैं OBU mentoring पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और ये मेरा 15वां साल है OBU mentoring का. मेरे 5000 प्लस ग्रेजुएट हैं इस वक्त तक OBU में, राइट? और मेरा एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है OBU को लेके. OBU में बड़े हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास कि जो मैं कैरी करता हूँ और उनकी सबमिशन हम हर दफा करते हैं, राइट? अच्छा, OBU OBU क्या है? OBU एक अदद बैचलर्स प्रोग्राम है. OBU OBU इज अ बैचलर्स प्रोग्राम जो आपको F1 से F9 क्लियर करने के बाद मिलता है, ठीक है? आपको अपना F1 से F9 तक का पेपर मुकम्मल करना होता है, तो अगर आप OBU कर सकते हैं, ठीक है? OBU जो है वो आपको अपना F1 से F9 तक का पेपर मुकम्मल करने के बाद आपको मिलता है, ठीक है? और इसके लिए आपको एक अदद एथिक्स मॉड्यूल भी मुकम्मल करना पड़ता है अगर आपका F1 से F9 हुआ है. अच्छा, आपका F1 से F9 लेट सपोज अगर अभी तक नहीं हुआ और आप सितंबर में कोई F1 से F9 का पेपर देने जा रहे हैं, तो सितंबर आपकी लास्ट अटेम्प्ट है कि अगर आप नवंबर देना चाहते हैं तो, ठीक है? तो सितंबर में जो बच्चा F1 से F9 के लिए बैठेगा वो नवंबर की अटेम्प्ट दे सकता है, नॉट एन इशू, ठीक है? अच्छा, आपका आपको एक अदद थीसिस जमा कराना होता है. बुशरा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है. ओके, चले. आपको एक अदद थीसिस बनाना होता है कि जो 7 से 7,500 वर्ड का होता है. इसके लिए लर्निंग स्टेटमेंट बनानी होती है जो कि 1800 वर्ड से लेके 2000 वर्ड के दरमियान होती है. और आपको 3 और छोटे छोटे डॉक्यूमेंट भी बनाने होते हैं जिसमें एक लिस्ट रेफरेंस होती है, एक एक्सेल की फाइल होती है जिसे मैनेजर कहते हैं, और एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है. तो टोटल 5 डॉक्यूमेंट है कि जो आपको नवंबर की 1 से नवंबर की 6 तारीख तक सबमिट करने होंगे. अच्छा, ये नवंबर की 1 से 6 तारीख तक जो है ना, ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी नवंबर के लिए डेटें अनाउंस की नहीं है. तो जैसे ही नवंबर की डेट्स आएंगी, लेकिन मोस्ट लाइकली यही डेट होगी क्योंकि जो नवंबर होती है ना, उसका जो फर्स्ट वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे वेडनेसडे ही सबमिशन डेट होती है. तो नवंबर के महीने में देख लें, पहली जो सबमिशन आएगी. अच्छा, ये जो आप लोग केएनएस वालों को जो नजर आ रहा है ना, ये पुरानी डेट नजर आ रही होगी क्योंकि ये प्रेजेंटेशन थोड़ी ओल्ड है, सही है? बट इस वक्त जो है हमारी जो डेटें हैं वो नवंबर 1 से नवंबर 6 की सबमिशन होगी. और ये हमारा पीरियड 49 है. और आपका जो रिजल्ट है ये समवेयर नेक्स्ट ईयर मार्च की 20 तारीख के आसपास आएगा. मार्च 20 2025 तक आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है? अच्छा, OBU की इस अटेम्प्ट की जो फीस थी वो थी 495 पाउंड. OBU की इस अटेम्प्ट की जो फीस थी वो देव अनाउंस न्यू शेड्यूल. अच्छा, माफ करना, पे मुझे नहीं पता, मैं देख लेता हूँ. ओके, चलें. ये न्यू डेट, थैंक यू सो मच मुस्तकीम, आपने अपडेट कर दिया. नवंबर की डेट अनाउंस हो गई भाई, मुबारक हो. आपकी फीस जो 495 पाउंड थी अब वो बढ़ के 520 पाउंड हो गई है, बहुत मुबारक हो. और आपको अब 520 पाउंड देनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, जो फीस अनाउंस होती है वो 2 अटेम्प्ट की एक साथ होती है, यानी कि जो नवंबर 24 के लिए अनाउंस हुई है यही मई 25 के लिए भी होगी. अच्छा, जो रिजल्ट डेट है वो 19 मार्च 2025 का है. अच्छा मुस्तकीम, अब ये भी बता दो कि जो इथिक्स मॉड्यूल है उसकी लास्ट डेट क्या आई है, वो भी बता दो. अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले तक मैंने जब चेक किया था तो मुझे तो नहीं मिला था, या तो फिर ये अभी बड़ा रिसेंटली आया है. खैर, एनीवेज. सो जो रिजल्ट डेट है वो 19 मार्च है. और जो आपका इथिक्स मॉड्यूल होता है उसको मुकम्मल करने की जो लास्ट डेट होती है वो समवेयर 20 सितंबर 2024 के आसपास होगी, ठीक है? बिल्कुल 20 सितंबर
2024 के आसपास होगी। ठीक है। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। ओके। अच्छा, आपको ओबीयू मुकम्मल करने के लिए जो है वो एलिजिबल भी होना पड़ता है। एलिजिबिलिटी का पहला क्राइटेरिया ये है कि आप F1 से F9 तक मुकम्मल कर लें। अच्छा, अगर आपका F1 आप अच्छा, ये तो हो गया F1 से F9 मुकम्मल कर लें, एक है क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपको अपना एसीसी का पहला पेपर के 10 साल के अंदर अंदर ओबीयू मुकम्मल करना है। अच्छा, गुड। अवैस पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट क्या है आपको ओबीयू की फीस पे करने की। देखें, सबमिशन टाइम पे ही आपको ओबीयू देना होता है। मेरा मतलब है सबमिशन सबमिशन जो है ना, वो आपकी जिस टाइम सबमिशन हो रही होती है वो आपको उस टाइम फीस देनी होती है ओबीयू की। सही है। सो आपको फीस भी उसी वक्त देनी होती है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन भी होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल सितंबर में थीसिस दे रहे हैं और पैसे नहीं है आपकी जेब में, आपने थीसिस बना लिया है, तो आप उनको बोले जी ये थीसिस पकड़ो, पैसे मैं बाद में दे दूंगा। तो वो आपको रिजल्ट से एक महीना पहले तक का भी टाइम देते हैं कि आप उस वक्त तक अपना जो है वो फीस पे ऑफ कर दें। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा टीए से पहले हौसला रखें। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, आप टेंशन नहीं लें। मैं यहां से कहीं नहीं भाग रहा हूं। आप परेशान ना हो, मैं एक एक चीज बताऊंगा, आप लोग आगे पढ़ पढ़ के परेशान ना हो ये क्या लिखा हुआ है। तो मेरा काम है ये, मैं आपको पूरा बताऊंगा। टेंशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको अपना जो एसीसी है वो एसीसी की सॉरी ओबीयू जो है वो एसीसी की पहली अटेम्प्ट के 10 साल के अंदर अंदर मुकम्मल करना होता है। ओबीयू जो है वो एसीसी की पहली अटेम्प्ट के 10 साल के अंदर अंदर मुकम्मल करना है। अगर आपके 10 साल क्रॉस हो गए, यानी कि पहला पेपर मैंने दिया दिसंबर 13 में, तो 13 के बाद अब 10 साल क्रॉस हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर बात है दिसंबर 13 के हिसाब से नवंबर 2023 मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी। तो अब क्या होगा, देखिए अगर आपके 10 साल क्रॉस हो गए हैं तो फिर दो कंडीशन ऐसी है कि जिसके हिसाब से आप एलिजिबल हो सकते हैं। या तो आप एसीसी के मेंबर हो, एक्टिव मेंबर, या फिर आपने आज से पिछले 5 साल में एसीसी के को 3 पेपर क्लियर किए हैं। यानी कि दिसंबर दो आज का मतलब कि आज हम जून 24 में बैठे हैं ना, तो आज से पिछले 5 साल, यानी कि समवेयर जून 19, जून 20, 21, 22, 23, 24, हाँ तो जून 19 तक की डेट, यानी कि 5 साल बैक कर लें। अगर आपने इसमें एसीसी के को 3 पेपर क्लियर किए हैं तो फिर आप ओबीयू अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या तो आप मेंबर हो या फिर ये हो, यानी कि मेंबर नहीं होंगे तो एफिलिएट होंगे या स्टूडेंट होंगे। जी बुशरा बताइए। सर ये भी तो है ना कि 2026 के बाद ओपीयू शायद वो बता रहा ऑप्शनल हूँ, बता होगा। रहा हूँ, बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, चलिए। बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ये कि 10 साल के अंदर अंदर आपने ये मुकम्मल करना है। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं एलिजिबिलिटी के। अच्छा, एक अफसोसनाक खबर ये है कि ओबीयू खत्म होने जा रहा है, जैसा अभी ये बुशरा ने बताया कि भाई ओबीयू खत्म होने जा रहा है मई 26 के बाद। मई 26 के बाद कोई ओबीयू नहीं होगा। ये हमारी अब नवंबर मिला के 4 अटेम्प्ट रह गई हैं। नवंबर 24, 25 की दो, और 26 की मई। तो आपके पास टोटल 4 अटेम्प्ट है। इन 4 अटेम्प्ट में आपने ओबीयू देना है और क्लियर भी करना है, आई मीन टू से। सही है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें आखिरी अटेम्प्ट अपने जहन में रखनी है। अच्छा, दूसरा है कि जो मई 26 में देगा और खुदा ना खास्ता फेल हो गया तो फिर क्या होगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो फिर वो इसको एक और अटेम्प्ट देंगे। ठीक है, जो कि एक प्रोविजनल काइंड ऑफ अटेम्प्ट होगी कि जो मई 26 के फौरन बाद आएगी और उसके अंदर थीसिस लिया जाएगा। सही है। उसकी डेट वेट फिर वो बाद में अनाउंस करेंगे मई 26 वालों के लिए। लेकिन वो स्पेसिफिक से उनकी होगी कि जो मई 26 में अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है। सो सब बता रहा हूँ, टेंशन नहीं ले इसमें, आपने घबराना नहीं है। ओके। सो अच्छा, ओबीयू का अपना पासिंग रेशो पहली अटेम्प्ट का 60-40 का है। यानी कि 100 में 60 बच्चा पास होता है, 40 फेल होता है।
एक बात तो ये समझ लें, मेरा क्या रेशियो है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट। बट ये ओबीयू का पासिंग रेशियो है, लेकिन ये 60 अभी है। ये 60 से पहले 50 था और 50 से पहले 40 था। मतलब कि 100 में 40 बच्चा पहले पास होता था और 60 फेल होता था, ठीक है। और ये रेशो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स चेंज हुआ है। तो 2010 वर्ष के अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पैक होंगे जो ओबीयू का अपना डॉक्यूमेंट है, तो आपको वहां देख रीड करें तो पता लगता है कि भाई कि पहले 40% था, फिर वो ऐसा ऐसा 50 हुआ एंड देन अब 60 पे आ गया है। ओके। अच्छा, जो आपने रिपोर्ट बनानी है, आपने जो रिपोर्ट बनानी है वो उसमें ग्रेड असाइन होंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है। आपकी रिपोर्ट का ग्रेड और आपके F4 से F9 के एवरेज मार्क्स ये बताएंगे कि जो आपकी डिवीजन क्या बनेगी, ठीक है। तो आप अपने सामने देख सकते हैं, आपके सामने एक अदर टेबल आ रहा है कि जिसमें लेफ्ट साइड पे F4 से F9 के एवरेज मार्क्स हैं। ये F4 से F9 है, F1 F2 F3 नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके F4 से F9 के एवरेज मार्क्स लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं और आपके सामने पॉसिबिलिटीज आ रही है कि जी F4 से F9 के जो एवरेज मार्क्स है उस पर क्लास ऑफ डिग्री यानी कि डिवीजन क्या बन सकती है। सही है। तो आप अगर देखें तो मैं आपकी दो एक्सट्रीम्स आपके लिए पढ़ देता हूं कि अगर आपके एवरेज मार्क्स 68 एंड अबव है F4 से F9, अब आप रिपोर्ट में ए लें, बी लें या सी लें, आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। और अगर ये आपके एवरेज मार्क्स 50 से लेकर 52 है, यानी कि आपने कभी जिंदगी में कोई लालच नहीं की, आपने कहा पापा 50 वाला भी पास है और 100 वाला भी पास है, ठीक है, और आपने अपने आप को 50 से 52 की ब्रैकेट में रखा है, तो आप उस पर थर्ड डिवीजन, मतलब ओबीयू आपको उसकी थर्ड डिवीजन देगा डिग्री की। अच्छा, अब लोग परेशान हो जाते हैं क्या के फॉर एग्जांपल मैं 52 पे लेट्स सपोज, ठीक है, अब मैं बोलूं यार मैंने एक लेके क्या कर लेना है क्योंकि मिलेगा तो मुझे थर्ड डिवीजन ही, व्हाई शुड आई गो फॉर ए, फिर मैं सी लूं। ये बात नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपकी इस डिग्री की बेस पे अगर आप कहीं मास्टर्स का एडमिशन लेने जाएंगे तो वो खाली ये नहीं देखेगा कि आपकी डिवीजन क्या है, वो ये भी देखेगा कि आपके रिपोर्ट में ग्रेड क्या है। वो आपका थीसिस भी हो सकता है आपसे ले, वो आपका एकेडमिया भी चेक करेगा, प्रोफेसर के मार्क्स भी चेक करेगा, वो आपको भी ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करेगा और फिर आपको एडमिशन देगा। सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका जो F4 से F9 है वो अनडूएबल है, वो उसमें अनडू की कोई कमांड नहीं है, ठीक है, वो तो हो चुका। सही है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो अब आप रिपोर्ट में जान लगा लें, ठीक है, क्योंकि देखें जो यूनिवर्सिटी है या जो डिग्री है वो थर्ड डिवीजन वाले को भी वही मिलती है जो फर्स्ट को मिलती है, और थर्ड डिवीजन वाले को भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है मास्टर्स का एडमिशन देती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया आपके लिए फना हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपका F4 से F6 तक एग्जाम्प्ट है, आप सीए बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, तो आपका एवरेज जो है फिर F7 F8 F9 की बेस में बनेगा, ठीक है। आपका एवरेज फिर F4 F7 सॉरी F7 F8 F9 की बेस पे बनेगा। ओबीयू लेने के क्या एडवांटेजेस हैं, देखें ओबीयू लेने के एडवांटेजेस ये हैं कि ओबीयू जो है इसकी बेस पे आप मास्टर्स कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान बोथ। ये इस पे एचईसी की इक्विवेलेंस है 3 साल की, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ओबीयू 3 साल की इक्विवेलेंट या 3 साल का मास्टर्स होता है, 3 साल का बैचलर होता है, ठीक है। और दुनिया भर में बैचलर होते भी 3 साल के ही हैं। ये तो हम निकम्मे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए जो 4-4 साल के बैचलर्स कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड बैचलर्स होता ही 3 साल है, सही है। तो इस बैचलर्स की बेस पे आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाके अपना मास्टर्स कर सकते हैं। ये बैचलर्स यहाँ तक कि यूएस की यूनिवर्सिटीज में भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, बैचलर देने के दो मकसद होते हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा। एक तो ये कि मुझे वीजा मिल जाए, क्योंकि अगर आपको पाकिस्तान से बाहर नौकरी लेनी है तो वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। वीजा की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि बैचलर हो, तो ये बैचलर उस वीजा के लिए भी एक्सेप्टेबल होता है, सिवाय दो कंट्रीज के। एक तो मुझे पहले का पता था, वो सऊदी अरब का है कि सऊदी अरब में ये बैचलर एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। पता नहीं उनको किसी गधे ने बोला है कि ये तो आपने जो है वो जाके पढ़ा थोड़ी है। तो भाई मैंने एसी से कौन सा जाके वहां पे जाके यूके में पढ़ा है, वो भी तो मैं डिस्टेंस लर्निंग पे कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि ये डिस्टेंस लर्निंग है। अब भाई ये डिस्टेंस लर्निंग है तो वो भी डिस्टेंस लर्निंग है जो आपने एसी से की है। बहरहाल उनको थोड़ा मुश्किल से आती है समझ में।
और अभी मैंने रिसेंट ये सुना है कि दुबई के अंदर भी इसके ऊपर या यूएई के अंदर भी इसके ऊपर इशू आया है, लेकिन यूएई वाली बात मेरी अभी सुनी सुनाई है, मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी बेस पे आप अपनी एजुकेशन की असेसमेंट इमिग्रेशन की भी करवा सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहां भी आपको कहीं नौकरी मिलेगी वहां ये डिग्री एज अ बैचलर एक्सेप्टेबल होगी, अदर देन ये दो कंट्रीज के। यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, लो बहुत सारी हैं। मेरे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईबीएम आईओपीएम से किया हुआ है, इसकी बेस पे जेबिस से किया हुआ है, माजू है। मतलब देखें, एक बात समझे, इक्विवेलेंस आपकी ओबीयू की एचईसी दे रहा है। एचईसी एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसने कहा कि 3 साल है तो सबको मानना पड़ेगा 3 साल है। अब कोई यूनिवर्सिटी कहे नहीं कि आप 4 साल का लेकर आए, तो भाई ये 4 साल नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो जिन यूनिवर्सिटीज की ये डिमांड होती है ना कि जी हमारे यहाँ तो 4 साल बैचलर होता है, वो क्या करते हैं, एडमिशन वो भी दे देते हैं, मगर वो मास्टर्स एक्सटेंड कर देते हैं, वो मास्टर्स की का ड्यूरेशन एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 साल पे 2 साल का मास्टर है तो आपका 2.5 का होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 1 साल कम किया है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल किया है मुस्तफा ने, वो पूछे कि वेस्ट की इक्विवेलेंस का आपको पता है। वेस्ट की इक्विवेलेंस मैंने खुद ने अप्लाई की हुई है, मेरे पास पड़ी हुई भी है, और वो मैंने इस ओबी और एसीसी की बेस पे ही की थी। अच्छा, मेरे पास डिग्रियां बहुत है, मेरे पास एसीसी भी है, सिग्मा भी है, आईकैप भी है, तो मुझे और ये भी है। तो मैंने अप्लाई जो किया था वो एसीसी की बेस पे किया था और ओबीयू की बेस पे किया था, जो मुझे गाइड किया गया था। तो मुझे आराम से जो है वो उन्होंने 4 साल की इक्विवेलेंस जो है वो दे दी थी। ये डिग्री बाकायदा तौर पे कनाडा में एक्सेप्टेबल है। मेरी एक बहुत बड़ी कॉम जो है वो इस डिग्री के पीछे आई है, और इस वक्त कनाडा में बैठी हुई है। मेरे बेतहाशा ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो वहां पर है अभी इस वक्त। कैन बी ऑल्सो अप्लाई फॉर मास्टर्स इन यूके विदाउट ओबीयू। मुझे इसका सही जवाब नहीं पता, मे भी हो सकता है कि कुछ कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है कि दे रही हो कि वो उसको, आई डोंट नो। मुझे इसका उमेश, मुझे इसका सवाल का सही जवाब नहीं मालूम, मुझे ओबीयू का पता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सदाबहास कि आपने 52 मार्क्स लिए हुए हैं और आप खतरनाक किस्म की रिपोर्ट बना के दें और आप कहेंगे नहीं इस पे फर्स्ट क्लास दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने ब्रैकेट्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा सर, एसीसी की इक्विवेलेंस क्या है बेस में, एसीसी की इक्विवेलेंस क्या है बेस में? अ, देखिए, दोनों को अप्लाई करें मिला के तो फिर बैचलर्स आपको मिलता है 4 साल का इक्विवेलेंस। मतलब जो मुझे मिला है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको अपना वाला कहीं से डॉक्यूमेंट ढूंढ ढांड के निकाल के दे भी दूंगा। मेरे ख्याल में 1.5-2 साल पहले मैंने किया था, फिर मैं गया ही नहीं। खैर, फी फॉर बस, यार मुझे माफ करना, मुझे इस वक्त इसका आइडिया नहीं है। मेरे टाइम पे हो सकता है फीस डिफरेंट थी, अभी फीस भी डिफरेंट हो, लेकिन बहुत ज्यादा फीस नहीं थी उसकी इक्विवेलेंसी की, एक नॉर्मल फीस थी। मतलब मैं जो मैंने उस वक्त पे की थी, मैं ढूंढ ढांड के निकाल लूंगा मुझे अगर नहीं मिल रहा है तो। लेकिन आप गूगल कर लें, आपको 1 मिनट लगेगा पता लगने में, तो मुश्किल नहीं है। अच्छा खैर, हम ओबीयू पढ़ रहे हैं, आए ओबीयू पढ़े। अच्छा जी, ओबीयू में अगली चीज जो हमारी है वो टॉपिक्स है, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, ये मैंने आपको इमिग्रेशन वाली बात बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, कनाडा ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, या यूरोप ले लें, ये सब जगह इसकी इक्विवेलेंस काउंट होती है। मतलब ये इक्विवेलेंस देता है, दिलवाता है आपको व्यू, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एज है, क्योंकि आप जिस एज ब्रैकेट में हैं इस वक्त, आप जो है अपनी धरती माँ को छोड़ के निकल सकते हैं यहाँ से। सही है, आगे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये चांस भी वो कम होता जाता है। आगे बढ़े। अच्छा, अब आ जाए आप टॉपिक्स पे, ठीक है। अच्छा जी, आपका जो टॉपिक है वो है, हमारे पास 15 टॉपिक है, पहले तो ये समझे। और इन टॉपिक में कोई एक टॉपिक आपको पिक करना है, और उससे एक टॉपिक की एक कंपनी आपने पिक करनी है। अच्छा, टॉपिक मैं आपको यहां से नहीं करवाऊंगा, टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा इंफॉर्मेशन पैक से। एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज, मैं जरा डॉक्यूमेंट चेंज कर लूँ।
अच्छा, एक मिनट। वेज मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो एज फैक्टर होता है ना, वो आपकी इमिग्रेशन में बड़ी, मतलब पॉइंट्स टेबल पे आपको बड़ा बैकफुट करता है। तो आप शायद 30 हैं, तो 30 पे इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन व्हेन यू विल क्रॉस योर 35 एंड 40, तो फिर आपके लिए जो है ना, ये एक ट्रबल क्रिएट होती है कि आपको एज के मार्क्स जो है वो कम से कम मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, एक मिनट दीजिए मुझे, सॉरी मैं। अच्छा, ये आप लोगों के सामने टॉपिक के नाम आ रहे हैं। टॉपिक का पहला टॉपिक है हमारे पास, एनालाइज एंड evaluate the impact on the business and financial performance of an organization of an aspect of organization performance management system। आपको एनालाइज करना है किस चीज को? आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि आपने किसी किस्म का बजट वर्सेस एक्चुअल, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, इसी एस्टिमेटेड वर्सेस एक्चुअल, इस तरह का कोई एस्टिमेट, कोई मॉडल अगर आप यूज कर रहे हैं, तो या कोई कॉस्टिंग टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एबीसी कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको इवेलुएट करना है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसके अंदर आपके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना जरूरी है। इंटरनल इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंटरव्यू कंडक्ट करके हासिल होती है, या वहां पर कोई इंटरव्यू कंडक्ट करें, या फिर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर कोई, यानी कि जिसे हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो वो करके अगर आपको हासिल होती है, तो वो लेना लाजमी होती है। तो कुछ टॉपिक के क्राइटेरिया ऐसे हैं कि जहां ये करना लाजमी है। तो ये पहले टॉपिक के लिए भी आपको जो है ना वो इंफॉर्मेशन लेना लाजमी है, ठीक है? तो इस टॉपिक के लिए भी वो होना लाजमी है। तो अगर तो आपका कोई मामा चाचा बैठा हुआ है किसी कंपनी में, वो तो ठीक है, और अगर नहीं है, तो फिर ये काम करना किसी हद तक मुश्किल होता है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाए टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है एनालाइज एंड एवेलुएट द इम्पैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफ एन इंटरनल डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑन द ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके यहाँ कोई टेक की डेवलपमेंट हुई है, कोई डिजिटल डेवलपमेंट हुई है, या कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, कोई इनोवेशन हुई है, कोई नया आपने कोई कुछ भी मतलब किया है, तो आप इस चीज के इम्पैक्ट को एवेल्युएट करें। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, सही है, फॉर एग्जांपल टोयोटा कहता है कि जी अब हम इलेक्ट्रिक कार में आ रहे हैं, या कोई और कंपनी कहती है, होंडा कहती है, या कोई वॉक्सवैगन कहती है कि हम ये काम कर रहे हैं। तो आपने, अब जाहिर बात है ये एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो इसको इम्पैक्ट को इवेलुएट करना है। या आप ना कोई प्रोसेस ऑटोमेट कर दें, या आप अपने कस्टमर को या सप्लायर के लिंक्स को ऑटोमेट कर दें, ठीक है, या अपने आप कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें, ठीक है, या हार्डवेयर अपना लेके कोई अपडेट कर दें। तो इन चीजों की जो चीज है, ये जो चीज है, ये आपको लेके इम्पैक्ट इसका इवेलुएट करना है। अब सदाबा जरा थोड़ा सा वेट कर लें, ये सारी बातें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है बेटे? एवरेज मार्क्स में पास फेल होंगे, पास काउंट होगा, फेल क्यों काउंट होगा आपका? अगर फेल होगा तो फिर आप फेल होंगे ना, वो फिर F1 से F9, तो इसका मतलब मुकम्मल ही नहीं है आपका, तो सिर्फ पास ही इम्प्लीमेंट काउंट होता है। सैम इम्प्लीमेंट हुआ है, या कोई भी आपके सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसको लेकर आप इवेलुएट करेंगे। लेकिन इस काम के लिए भी अगेन आपको जो है वो इंटरनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना लाजमी है, ठीक है? अब आ जाए आप टॉपिक नंबर 3 पे। टॉपिक 3 है एनालाइज एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रीसेंट चेंज इम्पोज्ड बाय रेगुलेटरी एनवायरनमेंट।
अगर आपके यहाँ किसी किस्म का कोई रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में चेंज आया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कोई टैक्सेशन के रेट्स में चेंज आया है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन चेंज हुई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है उसको वैल्यूएट करें। अच्छा, टॉपिक 3 के लिए इंटरनल इंफॉर्मेशन होना कोई लाजमी नहीं है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। ओके, अब आ जाए आप टॉपिक नंबर 4 पे। टॉपिक नंबर 4 है एनालाइज एंड evaluate the business and financial performance of an organization which has performed exceptionally poorly over 3 years period with a critical analysis of the reasons for its difficulties। आपको एनालाइज करना है, evaluate करना है किस चीज को? कंपनी की फाइनेंशियल और बिजनेस परफॉर्मेंस दोनों को। ठीक है। एक ऐसी कंपनी कि जिसने एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्म किया है 3 सालों में, और क्रिटिकली एनालाइज करना है कि भाई कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक पिक करते हैं। मेरे पास 99% बच्चा यही टॉपिक, ये टॉपिक 4 और 5 यही पिक कर रहा होता है, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस का, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी आपको कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करना, आपको कोई क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, जो टॉपिक 5 है ना, मैं पढ़ देता हूँ, वो टॉपिक 4 का बिल्कुल उलट है। अब सुने कैसे। अब नीचे देखें, लिखा हुआ है एनालाइज एंड इवैल्यूएट द बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। ऊपर क्या है? एक्सेप्शनली पुअर। सेकंड लाइन में देखें, एक्सेप्शनली पुअर लिखा है। जी बिल्कुल लिखा है। तो जो ऊपर एक्सेप्शनली पुअर है, नीचे एक्सेप्शनली वेल है। ठीक है। ओवर 3 years पीरियड विद क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रीजन फॉर इट्स सक्सेस। सही है। तो ये टॉपिक 4 का बिल्कुल उलट है, वहां पे एक्सेप्शनली पुअर की बात हुई थी और यहाँ एक्सेप्शनली वेल की बात हो रही है। अब आप लोग प्लीज अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लें, क्योंकि इसके अंदर इससे एक वर्ड यूज किया, एक्सेप्शनली वेल और एक्सेप्शनली पुअर। अब मैं किन कंपनीज को ये बोलूंगा कि ये एक्सेप्शनली वेल या एक्सेप्शनली पुअर है? तो मुझे ये डिसाइड करने के लिए कि ये कंपनी एक्सेप्शनली वेल है या पुअर है, उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, लिखे। सही है। तो सबसे पहले लिखें सेल्स। जी, लिखें सेल्स, जीपी मार्जिन, सेल्स, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, मार्केट प्राइस, ईपीएस, रॉस। ये रिकॉर्डिंग, पहली बात तो ये रिकॉर्डिंग नहीं होती, अगर हो रही है तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। आप, मेरी क्लासेस सिर्फ लाइव होती है, कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती। तो प्लीज आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो नोट कर रहे हैं वो अभी करेंगे। ठीक है। ओबीयू में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, अगर ओबीयू में रिकॉर्डिंग हुई तो मैं मारा जाऊंगा। इसकी क्या वजह है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन ओबीयू में रिकॉर्डिंग नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, सेल्स, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज रॉस।
सही है। आपने किसी भी कंपनी की ये 6 चीजें चेक करनी है। अगर तो वो उसकी सेल्स जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल 3 सालों में उसकी सेल्स जो है वो 20%, 22%, 25%, 30% बढ़ रही है, तो ये एक्सेप्शनली वेल है। लेकिन खाली सेल्स नहीं, एनपी मार्जिन भी उसी तरह बढ़े, जीपी मार्जिन भी उसी तरह बढ़े। फॉर एग्जाम्पल एनपी मार्जिन था पहले 8%, फिर वो हुआ 14%, फिर वो हुआ 18%। तो इसका मतलब है कि डबल से भी ऊपर चला गया है, एक्सेप्शनली वेल। अगर सिर्फ सेल्स बढ़ रही है, एनपी मार्जिन नहीं बढ़ रहा, एक्सेप्शनली वेल नहीं है। अगर सिर्फ सेल्स बढ़ रही है और एनपी मार्जिन उल्टा गिर रहा है, एक्सेप्शनली वेल नहीं है। अच्छा, इन 6 में भी सबसे इंपॉर्टेंट दो ही हैं, सेल्स और एनपी मार्जिन। क्योंकि अगर एनपी मार्जिन बढ़ेगा ना सेल्स के साथ, तो लाजमी बात है कि आपका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, लाजमी बात है कि आपका रॉस भी बढ़ेगा, और अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो लाजमी बात है आपकी मार्केट प्राइस में भी इजाफा होगा। ये मेरी बात समझ में आई है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, अपने कान पूरे तरीके से खोल के सुन लें। अगर सेल्स बढ़ रही है और एनपी मार्जिन भी बढ़ रहा है और बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है, तो ही एक्सेप्शनली वेल है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स बढ़ गई 20-25, लेकिन एनपी मार्जिन है 6%, 8%, 10%, बकवास कंपनी है। 6%, 10%, 14% एक्सेप्शनली वेल है। ठीक है, 10%, 12%, 18 या 10%, 12%, 14% एक्सेप्शनली वेल नहीं है, एक्सेप्शनली वेल नहीं है। हाँ, अगर सेल्स बढ़ गई 20-25 और एनपी बढ़ गया, पहले वो 30 पे था, फिर वो 31 हुआ, फिर वो 32 हुआ, वो भाई वो पहले 30 पे है, और कंपेटिटर उसका उसका आधा भी नहीं है। उसका एनपी मार्जिन बहुत कम है, लाइक वो 14% है, 15 है, 11 है, 12 है, 18 है, 14 है, 16 है। तो फिर ये एक्सेप्शनल वेल में आएगी, क्योंकि आप अपने कंपेटिटर के हिसाब से देखो तो आप 30% पे हो, आप 31 पे हो, आप 32 पे हो, आप 28 पे हो, आप 29 पे हो, तो आप एक बड़ा बड़ा मार्जिन लेके बैठे हुए हैं अपने कंपेटिटर के हिसाब से। दूसरा, ये एक बात हो गई मुकम्मल। दूसरी बात कि भाई अगर अ, अगर मैं बढ़ रहा हूं 8%, 12%, 16%, कंपेटिटर भी बढ़ रहा है 8%, 12%, 16%, कोई एक्सेप्शन लेवल नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्शन थोड़ी है। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो भाई कंपेटिटर भी तो कर रहा है, तो आप किस बात से कह रहे हो कि आप एक्सेप्शनली वेल हो? बात समझ में आती है? भाई एक्सेप्शन वो होती है जो अकेला आप हो, सारे थोड़ी हो। इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर तो खाली आप थोड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। एम आई क्लियर? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है हजरात? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई अगर मैं बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि कंपेटिटर भी जबरदस्त करे। अगर कंपेटिटर भी जबरदस्त कर रहा है, तो भाई ये फिर ये कंपेटिटर जो है, ये तो फिर आप और कंपेटिटर में फर्क क्या रह गया? दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्शन तो ना हुए। पता चला आप भी 30 में हैं, 30, 31, 32, कंपेटिटर भी 30, 31, 32, तो भाई दोनों ही अच्छे हैं, कोई एक्सेप्शनली वेल नहीं है, एंड वाइस वर्सा। जाहिर बात है। आप वरना कहाँ से निकालेंगे? जब रेशियो निकलवेट करेंगे तो कहाँ से पता लगेगा? ऑब्वियसली बात है, आपको रेशियो कैलकुलेट उसके भी करने हैं। सही है। यही 5 चीजें कंपेटिटर की भी करनी है, कंपनी की भी करनी है, कंपेटिटर की भी करनी है, 5 या 6 जो भी है। जहन में ये भी आगे बताता हूँ। सही है। आप लोग एक बात मुझ पे भरोसा रखें कि जब मैं ये क्लास छोड़ के जाऊंगा ना, तो आपके जहन में कोई सवाल नहीं होगा, या जो होगा वो मैं कम से कम आपको पूरा करके मतलब करके जाऊंगा। सवाल और टेंशन नहीं लें, मैं यही बैठा हूँ।
मैं भागने वालों में से नहीं हूं। सही है। ओके, चले मूव ऑन। सो अच्छा, खाली ये नहीं कि, अच्छा इसको लेके लोग करते भी ये कि हर कंपनी को उठा के पांच 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 चीजें निकालना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना, ये नहीं करना। आपने जो है वो सिर्फ, एक मिनट दीजिएगा प्लीज, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। एक मिनट दीजिएगा, किसी और जूम के लिंक पे क्लास एंड हो गई है, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। सही है, बात समझ में आती है। तो आपने पहले हर कंपनी का सबसे पहले जो चीज आपने चेक करनी है ना, वो होगी सेल्स एंड एनपी मार्जिन। ये ना होना कि आप सारे के सारे लगे पड़े हैं और पूरा हफ्ता आप लगा कर आ जाए, सर ये मैंने 20 कंपनी निकाली है और मैं कहूँ इनमें से एक भी काम की नहीं है, तो आपकी बेसिकली आप मतलब ऑफेंड हो जाएंगे, यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने इतनी मेहनत की, इतने कैलकुलेट किए रेशियोज, पता नहीं कहाँ कहाँ से खाक ढांड ढूंढ ढांड के निकाली है कंपनी। तो आप अपने एंड पे एक चेक लगा लें कि सबसे पहले तो आपने सेल्स और एनपी मार्जिन चेक करना है। दूसरा, जो क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपने अगर ये कहा है कि भाई कि ये कंपनी एक्सेप्शनली वेल है, तो खुद अपने एंड पे जज करें। ये ना हो कि आप 6 7 8% इंक्रीज हो रहा है आपके में, सर ये देखिए मैंने बड़ी मेहनत से ये कंपनी निकाली है और ये मेरे हिसाब से एक्सेप्शनली वेल है। क्योंकि 90% केसेस में मेरे साथ ये बच्चे कर रहे हो, और मैं उनको 2 मिनट में देख के बताया था, मैंने कहा भाई किस बेसिस पे कह रहे हो कि एक्सेप्शनली वेल है। सो आप अपने एंड पे ये चीज जरूर ढूंढें। सही है। अच्छा, ये हो गया टॉपिक 4 एंड 5। अब आ जाए टॉपिक नंबर 6 पे। टॉपिक नंबर 6 है एनालाइज एंड एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ की फैक्टर्स दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो आपने यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है कि जिसका एम्प्लॉय के ऊपर इम्पैक्ट हो। एम्प्लॉय पे इम्पैक्ट किन चीजों का हो सकता है? सैलरी का, वर्किंग एनवायरमेंट का, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, कल्चर में इंक्लूसिवनेस का। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ कोई लेडी है, उनको कहीं काम करना है और पता चला भाई वहां सारे के सारे सिर्फ मेल है, फीमेल है ही नहीं, तो वो रिलेक्टेड होंगी वहां पे काम करने में। लेकिन अगर आपके यहाँ एक जेंडर डाइवर्सिटी प्रॉपर है, तो डेफिनेटली वो शी विल बी मोर, शी विल फील herself more comfortable to do that.
राइट, टू ज्वाइन दैट कंपनी। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहले तो एबीसी वाले अपना नाम बताओ। ये एबीसी यकीनन आपका नाम नहीं होगा। ठीक है, बताता हूँ। आ गए जी आप टॉपिक 6 पे। 6 समझ में आ गया? अच्छा, 6 के लिए 6 टॉपिक बड़ा अच्छा है, लेकिन इस काम को करने के लिए आपको कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना लाजमी है, यानी कि प्राइमरी सोर्स होना लाजमी है। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसपे भी कुछ बच्चे हर अटेम्प्ट में एक दो बच्चे बनाने की कोशिश लाजमी करते हैं। अब आ जाए आप टॉपिक नंबर 7 पे। टॉपिक 7 है रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अंडरगॉन अ मेजर चेंज, एनालाइज एंड इवैल्यूएट। अच्छा, यहाँ से पहले तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये ऑल करके पूछो, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे। और आप लोग अपने क्वेश्चन जो है ना वो ऑल करके पूछें, ताकि और भी लोगों को जो है ना ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई कि क्या पूछा जा रहा है। तो रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अंडरगॉन अ मेजर चेंज, टॉपिक 7 की बात कर रहा हूँ। एनालाइज एंड इवैल्यूएट whether the change has a positive impact on the organization, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेजर चेंज हुआ है, मेजर चेंज का क्या मतलब है भाई? मेजर चेंज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई मर्जर एक्विजिशन हुआ है, कोई स्पिन ऑफ हुआ है, कोई डी मर्जर हुआ है, कोई कोई रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, ठीक है, कुछ भी हुआ है, तो आप उसको लेके वैल्युएट करेंगे। तो किसी भी फॉर्म में बिजनेस कॉम्बिनेशन का कोई भी अरेंजमेंट हुआ है, या फिर यहां तक कि आपने कोई नई मार्केट में कहीं नए सेक्टर में कदम रखा है, तो उसके इम्पैक्ट को आप इवेल्युएट करेंगे। सही है। अच्छा, 7 के लिए भी इंटरनल इंफॉर्मेशन होना लाजमी नहीं है। 8 8 है एनालाइज एंड evaluate the business and financial performance of an organization operating in a sector that has faced strategic and operational challenges with an emphasis on how management have addressed these challenges। तो आपने एनालाइज करना है, evaluate करना है, ठीक है, कंपनी की परफॉर्मेंस को, कि जिसमें कोई स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशन चैलेंजेस आए। ठीक है, अब पहले तो आप ऐसी कंपनी ढूंढ के लेकर आए कि जिसके स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशन चैलेंजेस आए हो। ऑपरेशन चैलेंजेस क्या होंगे भाई? मेरे को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, ऑपरेशन चैलेंज है। लेबर शॉर्टेज हो रही है, ऑपरेशन चैलेंज है। और गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, स्ट्रेटेजिक चैलेंज। बोर्ड पूरे का पूरा रिजाइन कर गया, स्ट्रेटेजिक चैलेंज। जो काम हम कर रहे थे, जो मटेरियल हम परचेज कर रहे थे, गवर्नमेंट ने ड्यूटीज बढ़ा दी, और हम लोकल में प्राइस बढ़ा नहीं सकते, स्ट्रेटेजिक चैलेंज। तो फिर पहले आप ऐसी कंपनी ढूंढ के निकालें, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। टॉपिक 8 के लिए भी इंटरनल इंफॉर्मेशन होना लाजमी नहीं है। आप ये यानी कि आप एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यूज करके भी ये काम कर सकते हैं। टॉपिक 9, एनालाइज एंड evaluate द मैनेजमेंट ऑफ अ चेंज विद इन a specific area of an organization resulting from strategic decision। ठीक है, आपके यहाँ कोई चेंज हुआ है कहीं भी, किसी एचआर में, या कहीं सस्टेनेबिलिटी का कोई चेंज आया है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का चेंज है, कोई फॉर एग्जांपल आपने मिड ईयर पूरी लेयर उड़ा दी मैनेजमेंट की, तो इस तरह का कोई भी चेंज आया तो उसके इम्पैक्ट को एवेलुएट करें। अगेन, इस काम के लिए भी आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होना लाजमी है। मैं आपको सारे टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ? पहले तो आपको टॉपिक समझ में आया क्या है। दूसरी बात, कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं कि जो लेने वाले हैं। यानी कि देखिए, मेरे लिए जिंदगी बड़ी आसान है कि मैं घर में बैठ के ये काम कर लूँ, और मेरे लिए बड़ी जिंदगी मुश्किल है कि मैं कोई पहले अपना जानने वाला ढूंढूं किसी कंपनी में, फिर वो मुझे कंपनी में बंदा मिले। क्योंकि देखिए, आपको जहां पे इंटरनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए होगा, वहां पर उनके लेटर हेड पे परमिशन भी चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि आपने फेक बनाया और आपने उठा के टिका दिया। वो कंफर्मेशन भी लेते हैं भाई उसकी, और 2 मिनट में बच्चा जो है ना वो उड़ जाता है। उड़ने का मतलब पता है ना, फेल हो जाता है। सो 2 नंबरी नहीं हो सकती, 2 नंबरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और हम अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा बुरा है पाकिस्तानी इसका। ये मैं आगे जाके अभी आपको बताऊंगा।
प्लेजरिज्म को जो हम डिस्कस कर रहे हो। खैर, तो टॉपिक 9 ये है। ठीक है, तो चेंज, अगर आपको चेंज के टॉपिक को अगर आपको मिलता है तो आप उसको एवेल्युएट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सही है। अब आ जाए आप 10 पे। 10 है, एनालाइज एंड evaluate द यूज ऑफ नॉन फाइनेंशियल metrics इन द मैनेजमेंट ऑफ, एनालाइज एंड evaluate the use of non-financial metric in the management of performance of an organization. ठीक है, आपको जो है वो, आपके यहाँ कोई नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स अगर कोई इवैल्यूएशन के लिए अगर यूज की जाती है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, तो आप उसको लेके एनालाइज करें। ठीक है, अगर आपके यहाँ कोई सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के कोई रेशियोज हैं, कोई CO2 इमिशन के, कोई कार्बन फुटप्रिंट के, कोई वेस्ट मैनेजमेंट के, अगर इस तरह के आपके यहाँ कोई रेशियोज, नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक, ये नॉन फाइनेंशियल है ना, क्योंकि फाइनेंशियल क्या होता है, GP, NP, रॉस, ये होता है फाइनेंशियल। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल के अगर आपके पास है तो आप उनको लेके वैल्यूएट करें। फिर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर कोई है, या कोई रिस्क मैनेजमेंट है, तो आप उसको लेके वैल्यूएट करें। ठीक है, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आज आप 11 पे, एनालाइज एंड evaluate हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनेज द यूज ऑफ अ डेटा to inform business management performance and achieve strategic advantage. Consideration must be given to how the ethics of the data is managed. आजकल दुनिया में एक बहुत जबरदस्त किस्म की चीज चल रही है, वो है रिसर्च। और रिसर्च के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल की जा रही है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि आजकल लोग क्या चीज रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया कंपनीज होती हैं, ये डाटा का ट्रैक रखती है। आपने देखा नहीं है कि आप कोई बात करें या कोई चीज सर्च करें, 2 मिनट के अंदर उसके ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो अब मोबाइल एप्लीकेशन में ये, मोबाइल में ये फीचर्स दे दिए गए हैं कि वो आपकी बातें सुनता भी है और उसके हिसाब से आपको, मतलब ये क्या है, ये मार्केटिंग है। ठीक है, तो आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए, ठीक है, जो कि आजकल कंपनीज कर रही हैं, तो इस चीज को लेके वैल्यूएट करें। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये है कि आपको डेटा का इस्तेमाल कैसे, यानी कि एथिक्स ऑफ डेटा, यानी कि आपने 1 नंबर तरीके से डेटा लिया है या 2 नंबर तरीके से डेटा लिया है, इसकी चीज को भी वैल्यूएट आपने करना है। टॉपिक 12, एनालाइज एंड evaluate the effectiveness of expect of control environment within an organization. आपके यहाँ कंट्रोल एनवायरनमेंट किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप, कंट्रोल एनवायरनमेंट किससे होता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट आपके इंटरनल फंक्शन से होता है, कंप्लायंस के फंक्शन से होता है, फाइनेंस के फंक्शन से होता है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के फंक्शन से होता है, या कोई कोई गवर्नेंस का डिपार्टमेंट आपके यहाँ बना हुआ है तो उससे होता है। तो आप इसको लेके इवैल्यूएट करें, लेकिन इसके लिए भी आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होना लाजमी है। सही है, ओके। सो ये हो गया जी हमारा टॉपिक 12। 13 क्या है, रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन that is recognized as having poor ethical practices. Analyze and evaluate the reason of the poor ethical practices and the impact this has on identified stakeholder group. आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करनी है जिसके ऊपर एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर बड़े खतरनाक सीवियर किस्म के चार्जेस है। ऐसी दुनिया में बेतहाशा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं इस वक्त आपके सामने नाम लेना शुरू करूंगा ना, तो आपका योर जॉ विल ड्रॉप कि है ये भी है। मैं नाम लेना शुरू करूं, सैमसंग, नेस्ले, कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड, एंड देर आर सो मेनी नेम्स। ठीक है,
और रीजन क्या है? मैं सैमसंग से शुरू करता हूँ। सैमसंग मोबाइल बनाने की कंपनी है, एक मतलब मोबाइल बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और सैमसंग के ऊपर चार्ज चाइल्ड लेबर का भी है, उनके यहाँ चार्ज वर्किंग एनवायरनमेंट की हॉस्पिटैलिटी का भी है, और वर्किंग एनवायरनमेंट में स्पेशली फीमेल्स और प्रेग्नेंट फीमेल्स के की मेडिकल कंडीशंस खराब होने का भी है। और एक, अगर आपको याद हो, एक वक्त में नोट 7 फटा करता था और लोगों को जो है वो जहाज से उतार दिया जाता था, ये भी होता था। ठीक है। सो इस तरह के बेतहाशा है। और दूसरा एक है कि ये साउथ कोरिया की कंपनी है। साउथ कोरिया के जीडीपी का 15% सैमसंग कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। यहां तक कि ये भी चार्जेस हैं कि वहां का जो वहां के यहाँ जो गवर्नमेंट बनती है उसके बनने में भी इनका बड़ा रोल होता है। ठीक है। सो ये सारी बातें आपके पास हैं। ठीक है। सो ऐसी बेता नेस्ले के ऊपर भी इस तरह के चार्जेस हैं, पानी निकाल लेते हैं। और पानी के लिए जिन जिन जगहों से पानी निकाल रहे होते हैं वहां पर, क्योंकि देखिए पानी अगर नहीं साफ होगा तो गंदा पानी भी निकलेगा। अगर गंदा पानी निकलेगा तो वो समंदर में जाएगा या जमीन पे जाएगा, जमीन पे जाएगा तो वो गंदा पानी वहां की जमीन को खराब करेगा। ठीक है। तो ऐसे बेतहाशा चार्जेस इन सारी कंपनीज के ऊपर है। देखिए बिजनेस प्रैक्टिसेस को वैल्यूएट करना है, उसमें लॉ आता है कि नहीं आता? मेरे ख्याल में लॉ आता है। ठीक है। अब देखें, जो इसने खुद ने एग्जांपल दी है फ्रॉड की दी है, वो क्रिएटिव अकाउंटिंग की दी है, वो इथिकल अनइथिकल सप्लाई चेन की दी है, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दी है। ठीक है। तो बिल्कुल इसके अंदर लॉ की ब्रीच भी आती है। 14-13 का बिल्कुल उलट है। वहां पुअर एथिकल प्रैक्टिसेस है, यहां पर स्ट्रॉन्ग सॉरी क्या है, स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रैक्टिसेस है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रैक्टिस है ये बिल्कुल उसकी उलट है। सही है। स्ट्रॉन्ग का मतलब, देखिए स्ट्रॉन्ग पे ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारी कंपनीज ही बुरा परफॉर्म करती है। यूनिलीवर बड़ा अच्छा, उनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिस है। ठीक है। तो उनके ऊपर मैंने कभी इस तरह के चार्जेस नहीं सुने, ये जिस तरह बाकी कंपनीज के ऊपर है, या लिटिगेशन के केसेस नहीं सुने, या होंगे यकीनन, लेकिन ओवरऑल वो कंपनी बहुत बेहतर है। तो ऐसी कंपनीज टॉपिक 14 के लिए आ सकती है। अब टॉपिक 15 क्या है? 15 है हमारे पास, एनालाइज एंड evaluate द impact ऑन द फाइनेंशियल एंड business performance of the strategy adopted by an organization on in one of the functional area। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फंक्शनल एरिया है, ठीक है, तो आप उसके उस चीज को लेके evaluate कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी का अगर आपने अडॉप्ट की है किसी फंक्शनल एरिया के लिए, और वो मार्केटिंग की हो सकती है, वो एचआर की हो सकती है, वो ऑपरेशन हो सकती है, वो इन्वेंट्री हो सकती है, वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो सकती है, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट हो सकती है। इन सारी चीजों के लिए अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है या इनमें से किसी एक के लिए अडॉप्ट की है तो उसको लेके वैल्यूएट। ठीक है। तो ये हमारी टोटल 15 टॉपिक की लिस्ट है, और इसके लिए इंटरनल इन्फॉर्मेशन होना एक्सेस जरूरी नहीं। इसके बाद मैं ये डॉक्यूमेंट बंद कर देता हूँ और हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज।
एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। अच्छा जी, किसी बच्चे ने पूछा भी है हम कंपनीज कौन सी ले सकते हैं सर टॉपिक 4 और 5 के लिए। आप जो टॉपिक 4 और 5 के लिए कंपनीज देंगे वो या तो यूरोप की होगी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। सो कोई पाकिस्तानी कंपनी आप नहीं लेंगे। मेरा कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तानी कंपनी नहीं लेता। ना, नो पाकिस्तानी, नो इंडियन, नो साउथ ईस्ट एशिया। सिर्फ ये स्पेसिफिक कंट्रीज बता रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं की लेनी है कंपनीज। क्यों? क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको डाटा इंटरनेट से ढूंढना है, इंटरनेट पे डाटा आपको नहीं मिलेगा। या तो आपको यूके की कंपनीज का मिलेगा, या यूएसए की मिलेगा, या कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया, या फिर आपके पास यूरोप। दैट्स इट। सही है। आपको ऊपर मेरे पासिंग रेशियोज नजर आ रहे होंगे। इसमें लास्ट अटेम्प्ट वाला नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट इट वाज 82, 80 पास है। उससे पहले 80 टोटल था, 78 पास है। उससे पहले 82 अगेन 80 पास, फिर उससे पहले 80 एंड 78, उससे पहले 142, 138, और उससे पहले का आपके सामने नजर आ रहा है। कैन वी टेक बैंकिंग इंडस्ट्री? नहीं, हम बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं लेंगे, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री का जो एनालिसिस है वो कैमी का एक मॉडल है कि जिसके थ्रू होता है, और वो बहुत ही अजीब सा आड़ा ढांचा मॉडल है। मेरे पास कभी कोई बच्चा बैंकिंग इंडस्ट्री लेके पास नहीं हुआ। ठीक है। वो अजीब ही एग्जामिनर को पता नहीं कौन सी सेटिस्फेक्शन का लेवल है, वो नहीं मानता। सो एक अटेम्प्ट है, डिग्री ले, पास हो, ऐसी कंपनी इस पे करें कि जो स्टूडेंट्स लेते आ रहे हैं, या उस तरह की कंपनी इस पे करें कि जिन पे डाटा आसानी से मिल सकता है, ताकि आपको चीजें काम करने में मुश्किल ना हो। कंपनी लेंगे तो कंपेटिटर भी लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सेक्टर ओपन है। आप इन कंट्रीज की कंपनीज लेंगे तो जो सेक्टर आपके दिमाग में आ रहा है वो ले सकते हैं। जो दिल में आ रहा है वो आप ले सकते हैं। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। या तो एक्सेप्शनली वेल होगा, या एक्सेप्शनली पुअर होगा। आपका क्राइटेरिया किसी भी सेक्टर पे फिट होता है, आप उठा दो, मुझे कोई मसला नहीं। सिर्फ मैंने एक बैंकिंग मना किया, बाकी नहीं मना कर। कंपनी लेंगे तो कंपेटिटर भी लेना पड़ेगा। कंपेटिटर लेने के रूल्स है। कंपेटिटर लेने के रूल्स क्या है कि कंपेटिटर जो है वो आपका सेम कंट्री का हो। यानी जिस कंपनी जो कंपनी ली है जिस कंट्री की, उसी कंपेटिटर भी उसी कंट्री का हो। एक बात सही है। अगर कंपेटिटर उस कंट्री का नहीं है तो कम से कम करेंसी दोनों की एक जैसी हो। अब आप बोलेंगे यार जब कंट्री एक नहीं है तो करेंसी कैसे एक हो सकती है भाई? तो हमारे पास एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की, कि जहां पर कंट्रीज डिफरेंट है लेकिन करेंसी एक है। तीसरी बात, सेल और टोटल एसेट कंपनी और कंपेटिटर का, उसमें 40% ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेल और टोटल एसेट कंपनी कंपेटिटर का, उसमें 40%, यानी कि अगर मेनी कंपनी के सेल्स 100 है तो कंपेटिटर 60 से नीचे नहीं हो। अच्छा, 60 नीचे सिर्फ उसी वक्त लूंगा कि उस कंट्री में सिर्फ वही एक कंपेटिटर है और वो 60 से नीचे है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसके किसी और को लेने का। हम बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं लेंगे, ना पाकिस्तान, ना यूएस, ना कहीं और। मेरे पास फेलियर स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, फेलियर रिपोर्ट्स हैं, कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री लेके मैंने 2014-15 में आखिरी दफा करवाई थी। उससे बच्चे फेल होने लगे तो फिर मैंने बंद करवा दी। मैंने फिर वो नहीं करवाई दोबारा। वो उससे लेके आज तक 2024 हो गई, मैंने कभी किसी को बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं पिक करवाया। उस पर बच्चे नहीं पास होते। एग्जामिनर का खुदा जाने कौन सा एक सेटिस्फेक्शन का लेवल है, वो नहीं पूरा होता। ओके, ठीक है। तो सेल और टोटल एसेट कंपनी और कंपेटिटर का, उसमें 40% का फर्क ना हो। अच्छा, ये तो हो गई हमारी कंपेटिटर को पिक करने की बात। अब आ जाए अब एरेंट पे। मैं एरेंट कैसे पिक करूंगा? मैं एरेंट कैसे पिक करूंगा?
देखें, हमें पहले तो रूल समझना चाहिए कि रूल क्या है। ओबीयू ने जो दिया, वो कहता है जो सबमिशन डेट है ना, यानी कि नवंबर 1 2024, उससे 90 दिन पीछे करो। नवंबर 1 2024 उससे 90 दिन पीछे करो, और जो भी एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है लेटेस्ट वो ले लो। उसके हिसाब से 3 साल ले लो। मतलब ये कि कि मेरी सबमिशन डेट क्या है, 1 नवंबर, उससे 90 दिन पीछे करें क्या बनेगा, राउंड अबाउट 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 पे जो भी एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है आप वो लेंगे। तो दिसंबर अगर मेरा ईयर एंड है तो दिसंबर 23 ही होगी लेटेस्ट, 24 तो आने से थी, क्योंकि 24 तो वैसे सबमिशन डेट के बाद है। तो लेटेस्ट 3 साल क्या हो जाएंगे, दिसंबर 23, दिसंबर 22, दिसंबर 21। और मेरा जून ईयर एंड है, या बल्कि पहले मार्च सुनते हैं। मार्च होगा तो क्या मार्च 24 आ चुकी होगी, हाँ आ चुकी होगी, क्योंकि मार्च 24 का अगर मैं ईयर एंड देखूं तो वो और 1 अगस्त के दरमियान तकरीबन 4 महीने का फर्क है। कैसे, अप्रैल 24, मई 24, जून 24, जुलाई 24, सॉरी, हाँ 4 महीने का फर्क है। तो आ चुकी होगी मेरे ख्याल में, पब्लिश 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई होगी पब्लिश। लेकिन अगर जून है तो जून और अगस्त के दरमियान में कितना फर्क है, जून और अगस्त के दरमियान सिर्फ एक ही महीने का फर्क है, वो है जुलाई 24। तो एक महीने के अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हो जाना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, पहले बता दूं। फिर क्या करूंगा, अगर नहीं आएगी तो फिर मैं लूंगा यानी कि 1 साल पीछे, जून 23, जून 22, जून 21। और अगर आ चुकी होगी तो फिर लूंगा जून 24, जून 23, जून 22। ये बात मेरी सबको समझ में आ गई है? जिसको नहीं आई वो पूछे। सही है। ये भी बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन में एंड क्लियर। सही है, बात समझ में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 90 दिन पीछे करने सबमिशन डेट से। यहाँ जो लिखा है ये पिछला वाला है, इसको अपडेट नहीं है, इसको छोड़ दो। जो मैंने बताया वो सुन लो। 1 नवंबर से 90 दिन पीछे, डेट क्या आएगी, तकरीबन 1 अगस्त। 1 अगस्त में जो लेटेस्ट पड़ी है वो ले लो। अब आपका एक सवाल हो सकता है, भाई तो मेरी वली का अगर एयर एंड अगर जून है तो क्या मैं वेट करूं? नहीं, आप वेट नहीं करेंगे। आप चुप करके जून 23 लें, जून 22 लें, जून 21 लें। और अगर आ गई तो अपडेट कर लेंगे, क्या टेंशन है। नहीं आएगी तो यही पे काम करेंगे। हम अपने 2 महीने जाया नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं किस डेट पे हूँ, 9 जून 2024 पे। और 1 अगस्त के दरमियान तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर का टाइम है। तो क्या मैं तब तक इंतजार करता रहूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जून 21 22 और 23 पे लेके काम शुरू करूंगा। दूसरा सवाल, मेरी कंपनी का एयर एंड है दिसंबर, क्या मैं उसको जून से कंपेयर कर सकता हूँ? कंपेटिटर है जून, तो क्या उससे कंपेयर कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। ओबीयू को कोई परेशानी नहीं है। इन दैट केस दिसंबर 23 कंपेयर होगा जून 23 से। इन दैट केस दिसंबर 23 कंपेयर होगा जून 23 से, और दिसंबर 22 कंपेयर होगा जून 22 से, और दिसंबर 21 कंपेयर होगा जून 21 से। जैन अगर दिसंबर 23 है तो जाहिर बात है दिसंबर 23 तो आ चुका होगा ना अभी तक। हम जून में बैठे हैं, 6 महीने तकरीबन होने वाले हैं, तो यकीनन लेंगे। तो क्या करेंगे, दिसंबर, हम 23, दिसंबर 22, दिसंबर 21 का ईयर एंड यानी कि लेटेस्ट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये पिक करेंगे। और अगर जून है तो लेटेस्ट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से पिक करेंगे, जून 23, जून 22, जून 21। और अगर मेरा ईयर एंड दिसंबर 23 है कंपेरेटिव जून है, तो मैं दिसंबर 23 को कंपेयर करूंगा जून 23 से। और एंड फिर इसी तरह पीछे पीछे 1 साल होता जाएगा। यानी कि दिसंबर 22 जून 22 से कंपेयर होगा, दिसंबर 21 जून 21 से कंपेयर होगा।
सर 3 ईयर्स की रिपोर्ट बनानी है या 1 ईयर की? नहीं बेटे, 3 ईयर की बनानी है। आपने टॉपिक का नाम सही नहीं पढ़ा क्या? ये पढ़ें दोबारा से। क्या लिखा है यहाँ पे? एनालाइज एंड इवैल्यूएट business and financial performance of an organization which has performed exceptionally poor over over 3 years, over 3 years। तो हमें 3 साल लेने हैं, ठीक है? सही है। अच्छा, कितने मंथ्स में हम काम कंप्लीट कर लेंगे? 2 महीने की क्लास है, और उसके बाद मैं 1 हफ्ता दूंगा कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को। जब आप कर लेंगे तो मैं उसके 2 रिव्यूज करूंगा। पहले रिव्यू के अंदर आपकी रिपोर्ट के सारे इश्यूज आपके निकाल के बताऊंगा, दूसरे के अंदर देखता हूँ जो करेक्शन मैंने आपको बोली थी हमने कर दिए कि नहीं, इस तरह से। सर इज इट अप्लाई टू द वो हो गया, ये ऊपर एक क्वेश्चन था या सर का लिखा। इफ कंपनी ए सेल्स इंक्रीज बट मार्केट प्राइस इज नॉट इंक्रीज, कंपनी बी मार्केट प्राइस इंक्रीज बाय 20, both the companies have almost same revenue, how can we say which is acceptable? NP margin will be the criteria then। भाई सवाल ये यासिर का, सेल बढ़ गई, मार्केट प्राइस ही बढ़ी, तो क्या मार्केट प्राइस बेस बनेगी? नहीं बनेगी। फिर आप एनपी मार्जिन चेक करें, एनपी मार्जिन जबरदस्त तरीके से छते पड़ रहा है, ले लें। एनपी मार्जिन छते पड़ रहा है, ले लें, सिंपल। What if a company perform exceptionally good but in year 1 but did not perform good? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक साल बहुत जबरदस्त जंप मारा और अगले साल गिर गया, लूंगा नहीं, एक्सेप्शनली वेल नहीं है। 3 साल में एक्सेप्शनली वेल होना चाहिए। यानी कि जो चेंज आ रहा है 21 से 22, 22 से 23, तो 21 से 22 भी बढ़ेगा, 22 से 23 भी बढ़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 21 से 22 बहुत जबरदस्त बढ़ा है और एकदम से 23 में आके गिर गया, एक्सेप्शनली वेल नहीं। या 21 से 22 में कोई ज्यादा बढ़ा नहीं है या गिर गया है और फिर एकदम से 1 साल बढ़ गया है, क्या एक्सेप्शनली वेल? नहीं, 3 साल बढ़ने चाहिए। नहीं, ये 2 साल नहीं है, ये 1 ही साल। सर तो ऐसी कंपनीज हमें कैसे ढूंढेंगे? बेटे गूगल पे बैठे, 2 रकात नफिल पढ़े, अपने गुनाहों पे माफी मांगे और अल्लाह मियाँ से दुआ करें कि आपको ऐसी कंपनी ढूंढने में मदद करे। ये तो हो गया एक जवाब। दूसरा जवाब ये है कि मैं आपको लास्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स की कंपनीज की लिस्ट शेयर करूंगा, जो लास्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने जिन कंपनीज पे काम किया है, ठीक है? आप सबने वो नहीं लेनी, आप उसके अलावा भी ढूंढें, वो भी उन लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निकाली है। तो ढूंढने से अल्लाह में मिल जाते हैं, आप कंपनीज नहीं ढूंढ पा रहे, मिल जाएगी, ढूंढें। ठीक है, और कोई सवाल? कंपैरिजन ऑफ कंपनीज विद सेम एयर एंड, नहीं जरूरी नहीं है सेम एयर एंड हो। मैंने जैसा अभी बताया है बुशरा, कि आप लोग जो है वो दिसंबर को जून के एयर एंड से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है वो ईयर एंड मैच होता हुआ, वो ये नहीं है कि दिसंबर 22 को आप कंपेयर कर रहे हैं जून 21 से, ये नहीं हो सकता। ईयर एंड में ओवरलैपिंग होना चाहिए। जी, किसी और का कोई सवाल? यहाँ आके हमारी ओरिएंटेशन तकरीबन मुकम्मल होती है सिवाय एक चीज के, वो है प्लेजरिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पहली बात तो एक, प्लेजरिज्म क्या होता है ये सुन लें। जी, इथिकल मॉड्यूल, इथिक्स मॉड्यूल कंपलसरी। अगर आपने इथिक्स मॉड्यूल नहीं दिया तो आप रिव्यू नहीं दे सकते। अगर लास्ट डेट इथिक्स मॉड्यूल की 20 सितंबर है और आपने तब तक नहीं किया, हम नवंबर की अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, फिर आप अगले साल अटेम्प्ट देंगे। अगर 20 सितंबर की 20 सितंबर तक मुकम्मल नहीं किया बल्कि 21 को जाकर किया है, तो फिर नवंबर नहीं दे सकते, फिर अगला साल देंगे। तो 20 सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स, तो करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। सो कोई फॉर्मेट भी फॉलो करेंगे? जी मैं आपको फॉर्मेट पूरा बैठ के पढ़ाऊंगा, मेरा यही काम है, मैं आपको समझाऊंगा। उस फॉर्मेट में कुछ चेंजेस भी हम करेंगे, सब एक जैसा नहीं रखेंगे, वरना प्लेज में फंसेगा। प्लेज क्या होता है? कॉपी पेस्ट। आपने किसी पुराने स्टूडेंट का थीसिस कॉपी पेस्ट किया, आप प्लेज में फंस जाएंगे, क्योंकि उनके पास टर्नटेन का एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर 2 मिनट के अंदर बताया था कि आपकी कंपनी जो है वो, भाई आपने यहाँ पे कौन कौन सा पैरा जो है वो लेके कॉपी पेस्ट किया हो, वो सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर देते हैं। होता भी यही है कि जब आप अपलोड करते हैं ना डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट पे, जो सबमिशन का पोर्टल है, तो पहले वो जाता है सबमिशन, पहले वो टर्निटिन पे जाता है, और टर्निटिन जो है वो
एक काइंड ऑफ वॉशिंग मशीन है प्लेजरिज्म की, कि जिसमें से वो निकालता है तो भाई ये प्लेजेबल है, इनको करो एक तरफ, और ये नॉन प्लेज है, इनको कर लो चेक। तो जब रिजल्ट का दिन होता है तो आपके पास एक अदद ईमेल आएगी, अगर आपका खुदा ना खास्ता प्लेज का इशू है, जिसमें से वो ये बोलेगा जी मेरे सॉफ्टवेयर ने आइडेंटिफाई किया कि जो आपका केस प्लेज में है। और फिर 15 से 30 दिन के अंदर एक कोई केस ऑफिसर असाइन होता है कि जो ये बताता है कि आपकी कंपनी, ये जो प्लेज है ये जेन्युइन प्लेज है या ये प्लेज पास होने वाला है। क्योंकि अगर प्लेज होगा, देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेस देन 10% का प्लेज होता है तो बच्चा पास हो जाता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो प्लेज किस चीज का है। अगर वो प्लेज उस आइटम का है कि जो कॉपी पेस्ट आपने इंटरनेट की सोर्स से किया है, तो फिर चांस होता है एग्जामिनर पास कर देता है। लेकिन अगर वो उस जगह का है कि जो आपके अपने वर्ड्स में होनी चाहिए थी, और वो प्लेज किसी पुराने स्टूडेंट की थीसिस से आया है, तो फिर पास नहीं होगा। मोर देन 10% कंपलसरी फेल होता है, मोर देन 40% फेल भी होता है, एसीसी में कंप्लेन भी होती है। उस कंप्लेन का कोई इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन बाय द वे कंप्लेन होती है। मोर देन 60-70% होगा तो एग्जामिनर आपको जो है ना वो अलग से एसीसी वाले को साथ मिलाएगा, फिर बोलेगा इधर बैठो, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर वो आपकी बजाएगा सही वाली, फिर वो आपको ड्रिल करेगा ठीक ठाक। क्योंकि 100 में 70% अगर प्लेज है तो इसका मतलब आपने थीसिस पूरा उठा के कॉपी पेस्ट किया है। दूसरी बात, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं कि जो इस वक्त कराची में और पाकिस्तान में, दुनिया भर में ऑपरेट हो रही है, कि जो थीसिस लिख के देती हैं। खुदा का वास्ता है उनकी तरफ मत जाइएगा। मेरे पास हर अटेम्प्ट में दो एक बच्चे ये हरकत कर देते हैं, ऐसी शरा फैसल में भी। मत जाइएगा, मत जाइएगा। मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पे भी कह रहा हूँ कि मत जाइएगा। वो पैसे भी लेते हैं, लाख सवा लाख 1.5 लाख लेते हैं, और थीसिस लिख के देते हैं और वो प्लेज में फंसता भी है। वो पहले पैसे आपसे ले लेंगे, बाद में अगर आप फेल होंगे तो आप कहेंगे जी ठीक है हम आपको इसको ठीक करके दे देंगे। और बहुत से तो ये भी नहीं करते, बहुत से उठा के फोन बंद कर देते। मत जाइएगा, ये हरकतें मत कीजिएगा। प्लेज में अगर बच्चा फंसता है, एसीसी ये ओबी वाले आपको मैं कहता हूँ, क्योंकि पहली बात तो आप सबसे ज्यादा थीसिस जो है पाकिस्तान से जाते हैं, समझ, सबसे ज्यादा प्लेज भी पाकिस्तान से जाके फंसता है। एक तो आप पाकिस्तानी हो, ऊपर से आप मुस्लिम है, आगे मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो वो आपको वैसे ही बड़ा बुरी तरह ट्रीट करते हैं। वो यहाँ के मेंटोर को नहीं छोड़ते। अच्छा वो कहते हैं प्लेजर पता मेंटोर का कसूर होगा। भाई मेंटोर का क्यों कसूर होगा? भाई मेंटोर ने कहा था कि वहां जाओ, मेंटोर तो मना कर रहा है, मैं मना कर रहा हूं ना आपको, बच्चे फिर भी जाते हैं। तो मत कीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है मत कीजिए। देखिए, आप सब लोगों की इंग्लिश, आप सब लोगों का दिमाग, आप सब लोगों को एनालिसिस का क्राइटेरिया तकरीबन एक जैसा ही है। आप बनाएं, मैं उसको आपके इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए बैठा हूं ना। सही आप ही करेंगे, लेकिन मैं बैठा हूं ना बीच में इतना बड़ा फिल्टर, तो यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट। तो मैं आप एआई से बिल्कुल भी आपने किसी किस्म की कोई चीजें नहीं लेनी। दूसरी बात, अगर आपने किसी स्टूडेंट का पास हुआ थीसिस लिया, उसको पूरे को रिफ्रेश कर दिया, तो भी आप प्लेज में फंसेंगे, क्योंकि आपका जो सोर्स होगा वो तो आएगा ना। ये भी चीज प्लेज में फंसती है। तो खुदा का वास्ता है अपनी चीजें खुद अपने पास 0 मीटर स्टार्ट करो। एआई नहीं यूज कीजिएगा। प्लेज के अंदर एआई पकड़ने का ऑप्शन होता है, वो चैट जीपीटी या कोई और किसी किस्म का एआई का टूल पकड़ सकता है, 1 मिनट के अंदर पकड़ के दे देता है। आपने चैट जीपीटी को नहीं देखा कितनी जल्दी बता देता है कि ये है। तो सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही करता है, वो 2 मिनट के अंदर टक करके बता देता है। सर अगर एफएन पास ना हो, सिर्फ कब तक पास कर सकते हैं? फिर तो आप अक्टूबर तक भी पास कर सकते हैं। 1 नवंबर को जो ओबीयू को लिस्ट मिली है उसके अंदर आपका पासिंग F1 से F9 होना चाहिए। और F1 के मेरे ख्याल में ऐसे होते हैं एग्जाम्स के, उसका रिजल्ट फौरन ही आ जाता है। सो समवेयर अक्टूबर के अंदर आपका पास हुआ वो होना चाहिए, और आपकी लिस्ट जो है वो एसीसी को ओबीयू को चली जानी चाहिए। एक बात और बताता हूँ, वो है, वो क्या है, वो है आपका बर्सरी। बर्सरी ये होता है कि अगर आपके 65% प्लस F1 से F9 के मार्क्स हैं, तो आप बर्सरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बर्सरी क्या होती है कि जी आप उनको 1,500-2,000 वर्ड का कुछ लिख के दें, वो आपको
टॉपिक देंगे, अगर उनके हिसाब से आप उस क्राइटेरिया पूरे उतरते हैं तो वो आपकी फीस अप टू 100% तक माफ कर सकते हैं ओबीयू की। और इस चीज को अप्लाई करने की लास्ट डेट नवंबर के अटेम्प्ट के लिए 1 जुलाई 2024 है। और उसके अंदर एक अदर रेफरेंस का लेटर भी मांगता है, वो मैं नहीं दे सकता, वो आपको कहीं और से लेना होगा, ठीक है, मेरा अलाउ नहीं होता। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है सर। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रख सक, वर्ड चेंज कर लें, लेकिन रेफरेंसेस भी चेंज करें ना। रेफरेंसेस भी चेंज करेंगे। सही है। रेफरेंसेस तो कोइंसिडेंटली सेम भी हो सकते हैं ना, पूरी रिपोर्ट तो कोइंसिडेंटली सेम नहीं होगी ना। एक दो तीन चार तो हो सकते हैं, 50 के 50 तो नहीं होंगे ना। बच्चे फंसते तब है जब बिल्कुल, बेटे जब बंदा फंसता है ना तो पता होता है कि नजर आ रहा होता है कि ये फंसा होगा। सर एआई से हेल्प लें नहीं लें, देन अपने वर्ड्स में लेके, अच्छा अपने वर्ड्स में एआई से हेल्प लें और रिफ्रेश करें, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा अवॉइड करें, क्योंकि वो उसने स्पेसिफिकली लिख के मना किया कि नहीं करना। वर्ड लिमिट कितनी है? 7 से 7.5 हजार वर्ड रिपोर्ट की। जी ठीक है। सो आप एआई से हेल्प नहीं ले सकते, अगर थोड़ा बहुत लेना चाह रहे हैं चले कर लें, लेकिन डिपेंडेंट मत होइएगा उसके ऊपर, क्योंकि वो भी मना करता है। एक मिनट। सही है। जी कोई और सवाल? एंडी आंसर दिस, क्या मैंने नहीं बताया? आफ्टर द डिसकंटिन्यूशन ऑफ द ओबीयू प्रोग्राम व्हाट विल बी द क्रेडिबिलिटी ऑफ है? ओ भाई जो डिग्री दे दी वो दे दी, उसका बाद के डिसकंटिन्यूशन से क्या वास्ता? जो दे दी है वो तो दे दी है, आप एलुमनाई का पार्ट होंगे। मतलब जो डिग्री आपकी अगर डिस्कंटिन्यूशन बाद में हो रही है तो जो पहले दे दी उसका क्राइटेरिया का क्या मतलब है? वो तो बैचलर्स ही है, उसमें क्या मसला है? क्लासेस के बारे में गाइड करें, क्लासेस हर हफ्ते संडे के दिन सुबह 11 से 12 होंगी, और वो आपको लेनी है। एक अच्छा सवाल है कि 26 में जो डिसकंटिन्यू हो रहा है उसके बाद हमारी डिग्री का क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? तो भाई वो वही की वही रहेगी, आप एलुमनाई का पार्ट होंगे, वो बैचलर्स ही होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा उसमें। तो फी डिस्काउंट के बारे में दोबारा बता दें। देखिए फी डिस्काउंट को बर्सरी कहते हैं, बर्सरी के लिए अगर आपका F4 से F9 का एवरेज मार्क्स, F4 से F9 है या F1 से F9 है, वो आपको मैं देख के बता दूंगा, बट वो एवरेज अगर आपका 65% से अबव है, 65 एंड अबव है, ठीक है, F4 से F9, तो फिर आप बर्सरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बर्सरी को लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 जुलाई 2024 है, नवंबर के अटेम्प्ट के लिए। उसके लिए आपको पता नहीं कोई वो लिख के दे मांगेगा कि आप जो है ना ये टॉपिक है इसके ऊपर 1.5-2 हजार वर्ड पत्नी को लिख के दें। अगर आप उसको लिख के देते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो अप टू 100% तक आपकी फीस माफ हो सकती है। फिजिकल लें या ऑनलाइन लें आपकी मर्जी है, फिजिकल में भी मैं ही हूँ और ऑनलाइन में भी मैं ही हूँ। फिजिकल में ये होता है कि सामने आके बैठते हैं तो कुछ चीजें आप
क्लास के बाद ही पूछ सकते हैं, वैसे उसमें कोई इतना मसला नहीं होता, क्लास के बाद आप ऑनलाइन ही पूछ लें। लेकिन मैं अकेला बैठा हूँ, आज भी देखे मैं अकेला बैठा हूँ, कुछ 30 32 उधर बैठे हैं, कुछ 10 इधर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे बेचारा अकेला बैठा हूँ। तो खैर, आप तो ऑनलाइन ही बताया था सर। आज तो ऑनलाइन ही बताया, आज तो ऑनलाइन ही बताया था, ये कैसे बताया? नहीं नहीं, फिजिकल भी है। मैंने लोगों को ऑलरेडी कम्युनिकेट, जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि मैं फिजिकल अगर किसी ने लेनी है और टीएसए में है, टीएसए का एडमिशन है, तो कोई मसला नहीं। मैं टीएसए में आज नहीं हूँ क्योंकि टीएसए खुद बंद है। आज मैं फिजिकली केएनएस में अवेलेबल हूँ। दूसरा ये कि अगले 2 हफ्ते क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन में ही होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्लीज सुन लें। अगले दोनों हफ्ते क्लास सिर्फ ऑनलाइन में होगी, और हो सकता है कि मैं टाइम भी चेंज करूँ, तो मैं ग्रुप के ऊपर बता दूंगा। ठीक है, वो इसलिए कि मैं अगले 2 हफ्ते पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं दुबई में हूँ। ठीक है। सो कोई दुबई से अगर कनेक्ट है तो वो मुझसे अगर वहां आके मिलना चाह रहा है, वो तो फिजिकल मीटअप करना चाहते हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो अगले 2 हफ्ते मैं क्लास फिजिकल में नहीं लूंगा। और जो है वो, हालांकि अगले हफ्ते जो है वो चांद रात भी होगी, लेकिन हम क्लास लेंगे। तो जस्ट 8 से 10 क्लासों में आप कवर कर देंगे, मैं कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लें, मेरे पे भरोसा रखें। कैन वी हैव योर ईमेल एड्रेस? बिल्कुल लें। अच्छा, मेरी एक स्टूडेंट असिस्टेंट होती है, उनका नाम सिद्रा है। सिद्रा इस वक्त जो है ना वो हमारे साथ चैट पे भी अवेलेबल है, तो सिद्रा मैं आपको टीएसए वाले ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा। तो ये जो मेरी ईमेल आईडीज है, ये सिद्रा आप प्लीज इनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। सर, प्रेजेंटेशन में क्या करना होगा? प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बनानी होगी। वो कैसे बनानी होगी मैं आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं ले। अच्छा, एथिक्स मॉड्यूल अगर आपने एफेड किया हुआ है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। वो बड़ा आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, और वो 1 या 2 दिन के अंदर हो ही जाता है, कोई इशू नहीं है। और वो दूसरा है कि उसमें कोई पास फेल नहीं होता, बस आपको मुकम्मल करना होता है। सो वो बड़ा आसान होता है, आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? क्लास आज स्टार्ट हो गई है, अगले हफ्ते से पहली क्लास स्टार्ट है, आज ओरिएंटेशन हुई है। सीधना इनको मेरा ईमेल आईडी प्लीज दे दें। सर, F9 सितंबर में देंगे, देना है। कैन आई अटेम्प्ट ईपीएसएम बिफोर F9? आप बिल्कुल कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। ईपीएसएम की अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सही है भाई। कोई कोई और क्वेश्चन है सर? कितने टाइम में कवर हो जाएगा इथिक्स मॉड्यूल? इथिक्स मॉड्यूल 2 या 3 दिन के अंदर हो जाएगा मैक्सिमम, कोई मुश्किल ही नहीं है। डू वी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर? मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओबीयू में रिकॉर्डिंग नहीं होती। एक क्लास सैटरडे की रात 10 से 11 में है, वो इंग्लिश में होती है। और संडे की मॉर्निंग आज सुबह में भी आपके सामने ले रहा हूँ, 11 से 12:30। ठीक है, तो वो अगर रात में ले लें, अगर सुबह वाली में इशू है, लेकिन वो इंग्लिश में होगी, ये ध्यान में रखिएगा। फिर एक बैच आगे जाके 15 जुलाई के बाद, रिजल्ट के बाद भी शुरू होगा। तो अगर कोई एक आध यहाँ मिस हो जाती है तो आप वहां पे भी ले सकते हैं। सर, इसकी क्लास ऐसे ही ग्रुप में होती है। बिल्कुल, इसकी क्लास ऐसे ही ग्रुप में होती है। मैं एक एक बच्चे को क्लास अलग अलग नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास एक अटेम्प्ट में कम से कम 125 से 150 बच्चा होता है, तो मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा उन्हें। तो मैं ग्रुप बेसिस पे ही लेता हूँ, क्योंकि सबको एक ही बात बतानी है ना, सही एक ही फॉर्मेट बताना है, एक ही ओरिएंटेशन देनी है, एक ही बातें बतानी है, तो सबके लिए एक ही जैसी होगी। हाँ, चेक जो है वो अलग अलग होगा, चेक एक जैसा नहीं होगा। चेक 1 to 1 मिलता है, चेक ऐसा नहीं होता कि सबको उठा के ये देखो मैंने इसके ये उसने निकाला है। जरी बात है, मैं आपको आपका थीसिस से किसी एक दूसरे को थोड़ी दिखाऊंगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि खबरदार, अगर किसी ने अपना थीसिस बनते हुए किसी एक दूसरे को दिखाया तो प्लेज फंस जाएंगे, वरना गलती मत कीजिएगा। मुझे व्हाट्सअप भी कर देना सिद्रा, मैं फिर ये टीएसए वाले बैच में भी लेके डाल दूंगा। मेंटोरिंग की फीस कितनी है? आप अपने कॉलेज से पता करें, ये बातें वो बताएंगे आपको। जी, और किसी का कोई सवाल? ईपीएसएम का बता दें।
रिमशा मैं दूसरी दफा बता रहा हूँ, ईपीएसएम अगर आप F8 आपने किया हुआ है, यानी कि आपने अपना ऑडिट पढ़ा हुआ है, ऑडिट का पेपर F8 का दिया हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से दे सकती हैं। कोई मुश्किल नहीं है। वो एक सड़े वैसे 5-7 क्वेश्चन करवाता है और बोलता है भाई ये है, अब आप इसके नीचे जवाब दो। गलती हो जाएगी दोबारा दे सकते हैं। एक अटेम्प्ट नहीं है, 100 अटेम्प्ट देना चाहे वो भी दे सकते हैं। उसका आइडिया जो है ना, वो उसको मुकम्मल करवाने का होता है, कहीं पास फेल करने का नहीं होता। कंपनी सेलेक्ट करने की कोई टिप बताएं? ये अच्छा सवाल है। देखें आप गूगल पे, बेस्ट परफॉर्मिंग फार्मास्यूटिकल इन यूएसए, बेस्ट परफॉर्मिंग गेमिंग कंपनीज इन यूएसए, बेस्ट परफॉर्मिंग एआई कंपनीज इन यूएसए, तो आपको जो है ना वो खुद ही बता देगा। तो उनके रेशोज, गूगल गूगल आप गूगल गूगल आपका सब कुछ आपको रिजॉल्व करके देगा। बर्सरीज का जो क्राइटेरिया है वो मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन पैक के अंदर अवेलेबल है। वो आप उनको ईमेल कर दीजिए, मैं बर्सरी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, 65% प्लस है, तो वो आपको खुद ही ईमेल में रिप्लाई कर देंगे, बता देंगे जी आपके 65% प्लस है, तो आप हमें ये टॉपिक है आपका, ये लिख के दें, तो उनसे ही रब्ता करना पड़ेगा। 63% अप्लाई नहीं होता मेरे ख्याल में, फिर भी पूछ लें उनसे, हो सकता है रहम आ जाए उनको। इस हंसने वाली कौन सी बात है भाई? जी किसी और का कोई सवाल? अच्छा, मुझे 65% बच्चों ने नहीं बताया है, मैंने खुद आज तक कभी इसके लिए अप्लाई नहीं किया, तो पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, जो उनका ईमेल है ना, वो जिस पे उनसे करस्पॉन्डेंस करनी चाहिए, वो होता है ACCA @brooks BROOKES.ac.uk। सीधा जरा प्लीज लिख दें। मेरी एग्जामिशन F1 से F6 है, तो भी ये बर्सरी हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। विल दिस इम्पैक्ट माई रिजल्ट? नहीं नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आपका F7 F8 F9 की बेस पे एवरेज बनेगा। जी किसी और का कोई सवाल? सर वेबसाइट पे तो नवंबर के साथ दिसंबर की डेट्स क्यों ओबीयू की है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सर वेबसाइट पे नवंबर के साथ दिसंबर की डेट्स क्यों आ रही हैं? ओबीयू की दिसंबर की डेट्स आ रही हैं, क्या मतलब? स्क्रीनशॉट शेयर कर सकती हो? सबमिशन दिसंबर में तो नहीं है, वो तो नवंबर में ही है। मुस्तकीम तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन पैक है वो तुम मुझे व्हाट्सअप करोगे? आप लोगों के पास मेरा अगर ईमेल, मेरा अगर सेल नंबर नहीं है, बल्कि सेल नंबर आप लोग ग्रुप में तो होंगे, मैं अपना सेल नंबर भी लेकर दूं। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? कोई भी क्लास नहीं हुई, आज ओरिएंटेशन है भाई। वी नीड टू गो अहेड फॉर योर फॉर द कंपनी। हाँ बिल्कुल। मैं आज से ही ज्वाइन कर रहा हूँ, सब आज से ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह मेरा सेल नंबर भी लिखो। आपने व्हाट्सएप नंबर काइंडली शेयर कर दे, वो ऊपर कर तो दिया है, ये व्हाट्सएप ही है भाई। अच्छा, मैं हो सकता है कि अपना व्हाट्सएप नंबर जो है ना जरा थोड़ा सा अभी चेंज भी करूँ, वो मैं ग्रुप पे बता भी दूंगा। आई एम प्लानिंग टू डू दैट। यस, कंपनी कब तक फाइल कर, इस हफ्ते आपने करना यही है। आप लोगों का इस हफ्ते का टास्क यही है कि कंपनी ढूंढे और ढूंढ के उसके रेशियोज निकालें, और रेशियोज निकालने के बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें। अगर आपकी कंपनी की सिलेक्शन मैंने ओके करनी है, आप अपनी मर्जी से किसी किस्म की कोई कंपनी की सिलेक्शन नहीं करेंगे। आप मुझे कंपनी कंपेटिटर के रेशियोज देंगे। अगर, और चेक कैसे करेंगे? पहले सेल और एनपी मार्जिन को चेक करेंगे। सेल एनपी मार्जिन जबरदस्त है तो पांचों रेशियोज निकालें और मुझे शेयर करें। स्क्रीनशॉट की फॉर्म में शेयर कीजिएगा, एक्सेल की फाइलें मत शेयर कीजिएगा। एक्सेल के अंदर बनाएं, उसका स्क्रीनशॉट लें, मुझे शेयर कर दें। रिकमेंडेड सेक्टर कोई रिकमेंडेड नहीं है, हर सेक्टर आपको रिकमेंडेड है। जी किसी और का कोई सवाल?
चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी ऑल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फ्रॉम दुबई, ठीक है। एंड द टाइमिंग आई विल बी कम्युनिकेटिंग द टाइम टू यू, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सबके सब हो जो टीएसए ने दिए बना दिया है। अब आप टीएसए वाले फहीम से कांटेक्ट करें, केएनएस वाले अनस से कांटेक्ट करें, और जो विफी वाले हैं वो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, या फिर जो आपका पेड ग्रुप बना हुआ है उसी में रब्ता रखें जी। ठीक है, ठीक है जी, चले, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। प्लीज आप लोगों ने अपने जो है ना वो रियली गुड ओरिएंटेशन, थैंक यू सो मच। आप लोगों को आगे और भी मजा आएगा, टेंशन नहीं लें, और आप सब लोगों का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा जब मैं आपको आप लोगों का रिपोर्ट का रिव्यू करके दूंगा, क्योंकि जब मैं आपको रिव्यू करके दूंगा तो आपको अपनी बेबसी का एहसास होगा कि ये हमने क्या बनाया था, और इस शख्स ने हमारे सारे किए धरे पे उठा के पानी फेर दिया है। इसके हिसाब से हमें लग रहा है कि कंपनी दोबारा बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है, क्योंकि मेरा रिव्यू बहुत हार्ड होता है, और वो सब जगह माना हुआ भी है। इस वजह से हार्ड होता है क्योंकि मैं, जो एग्जामिनर निकाल सकता है वो मैं निकालता हूँ, और मैं क्यों निकालता हूँ कि मैं निकाल दूंगा तो ज्यादा बेहतर है, एग्जामिनर निकालेगा तो फेल भी करेगा और 520 पाउंड दोबारा जाके लेगा। चलें, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मॉक ट्रायल, यस मॉक ट्रायल।